नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए कनाडा जाने वाले हैं और पीएम मोदी के कनाडा पहुंचने से पहले अब खालिस्तानियों ने बकायदा एक रोड शो निकाला है। इससे पहले भी आपने सुना है कि कैसे खालिस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस G7 समिट में जो है वो कह रही हैं कि उन्हें घेरेंगे, उन्हें एम्बुश करेंगे, उनकी राजनीति को खत्म कर देंगे। इस तरीके के तमाम बयान दिए जा रहे हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी जो है दी जा रही है। G7 समिट में शामिल होने से पहले खालिस्तानियों का ये रोड शो निकाला जा रहा है। हैरत की बात यह है कि कनाडा की सरकार चुपचाप इन सब को देख रही है, सुन रही है, लेकिन इस पर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि खालिस्तानियों के बढ़ते खतरे को देखकर अब भारतीय एजेंसियां अलर्ट पर हैं। देश विरोधी नारे भी लगाए गए हैं, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम की खबर भी सामने आ रही है। तो आखिर पूरा माजरा क्या है, किस तरीके से इस मामले पर प्रतिक्रिया आ रही है। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के मन में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर घोला गया है, ये उस वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल अपने एजेंडा प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए बाकायदा इन खालिस्तानियों द्वारा किया जा रहा है। मोदी के खिलाफ बच्चों के मन में इस कदर जहर भर दिया गया है कि वो अपने ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज जो है आप कह सकते हैं ऐसे कृत्य कर रहे हैं जिसे देखकर भी शर्म आ रही है। तो कनाडा के कैनेडिस्क में जो है 2 दिन का G7 समिट शुरू हो चुका है। पीएम मोदी आज कुछ ही देर में कनाडा भी पहुंचेंगे, मगर पीएम मोदी के कनाडा पहुंचने से पहले खालिस्तानी संगठनों का समर्थन करने वाले उपद्रवियों ने भव्य रोड शो निकाला। रोड शो के दौरान पीएम मोदी के G7 समिट में शामिल किए जाने का जमकर विरोध किया गया। इस दौरान पीएम मोदी के पुतले को जेलनुमा चीज में बंद करके रोड पर लगाया गया था। साथ ही पीएम मोदी के पुतले को हथकड़ी तक पहनाई गई है। अब सोचिए कि जिस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, जिस देश के G7 समिट में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, जहां पर कनाडा ने खुद इन्हें इनविटेशन भेजा है, उस इनविटेशन की लाज रखकर पीएम मोदी जा रहे हैं, वहीं पर कनाडा सरकार के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और वो चुपचाप इस सब देखकर मुख्य दर्शक बने हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कनाडा पहुंचने से पहले ऐसा प्रदर्शन होने पर उनकी सुरक्षा को लेकर भारतीय एजेंसी अलर्ट पर है। जानकारी के अनुसार कनाडा के कैलगरी प्रांत में खालिस्तान अलगाववादियों ने पीएम मोदी के दौरे के खिलाफ रोड शो निकाला। कनाडाई मीडिया आउटलेट से बात करते हुए कैलगरी के गुरुद्वारा दशमेश से निकाले इस काफिले का नेतृत्व खालिस्तान समर्थक मजिंदर सिंह कर रहे थे। खालिस्तानी अलगाववादियों ने पीएम मोदी के खिलाफ गीदड़ भभके देते हुए कहा, पीएम मोदी कनाडा के दुश्मन है, उनकी राजनीति को इस बार खत्म कर देंगे। खालिस्तानियों ने जहर उगलते हुए कहा, हम यहाँ पर पीएम मोदी की राजनीति को खत्म करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम कनाडा को जो है सुरक्षित बनाना चाहते हैं। साथ ही खालिस्तानियों ने भारतीय हिंदुओं को भी गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया। खालिस्तानी अलगाववादियों ने गीदड़ भभकी दी और वो उतनी देर तक ये प्रदर्शन करेंगे जितनी देर तक कनाडा के पीएम रहेंगे। इस दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। अब जिस तरीके की तस्वीरें आए, जिस तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चों का भी जो है वीडियो आए हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, पीएम मोदी के खिलाफ उनके मन में इस कदर जहर घोला जा रहा है। जिसके बाद इस वीडियो को सामने आने के बाद आपको बता दें कि बीजेपी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा जो हैं, उन्होंने बकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। सिरसा लिखते हैं कि कनाडा में सिखों के विपरीत इस घटना को देखकर हर सिख बहुत परेशान और शर्मिंदा है, जहां बच्चे इतनी नफरत फैला रहे और वो भी एक ऐसे नेता के खिलाफ जिसने हमेशा सिख धर्म के मूल्यों के प्रति गहरा सम्मान दिखाया। भारत में सिख समुदाय मोदी जी के उन सभी कामों के लिए हमेशा आभारी रहेगा जो उन्होंने समुदाय के लिए किए हैं। करतारपुर कॉरिडोर खोलने से लेकर गुरु पर्व को इतनी श्रद्धा के साथ मनाने और साहिबजादों के वीरतापूर्ण कार्यों को याद करने तक उन्होंने ही लाल किले में ऐतिहासिक समारोह का आयोजन किया था। उन्होंने ही अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब जी की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की थी। उन्होंने ही 1984 के नरसंहार के दर्द को समझा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया था। हम जो देख रहे हैं वो सिख धर्म की भावना नहीं, बल्कि खतरनाक एजेंडे वाले कुछ व्यक्तियों का प्रभाव है। ये हमारे धर्म के सच्चे प्रतिनिधि नहीं है, वे ISIS के प्रभावित एजेंट जो है प्रतीत होते हैं, जो युवाओं या बच्चों को कट्टरपंथी बनाने से नहीं कतराते। वे नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका एक भयावह लक्ष्य सिखों को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करना और हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। हम इस व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं। हम समय आ चुका है कि सभी सिख, खासतौर पर प्रवासी सिख, हमारी पहचान और शिक्षाओं के इस विरूपण के खिलाफ खड़े हो जाए। क्या कुछ और कहना है उनका, एक बार सुनिए। छोटे छोटे बच्चों को वर्गलाकर इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बड़े दुख की बात है। भारत के सभी सिख देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। जो उन्होंने पिछले
11 सालों में ऐतिहासिक काम किए, चाहे लाल किले के ऊपर हिस्टोरिकल दिन मनाने हों, चाहे साहिबजादों का दिन पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना हो, या अफगानिस्तान से सिखों को और गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप एयरफोर्स के जहाज में लाने पड़े, या 1984 के सिख कत्लेआम के दोषियों को जेलों में डालना हो, उनके बच्चों को नौकरियां देनी हो। मोदी जी ने ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं, लेकिन ये जिस तरह का पाप किया जा रहा है, ये हमारे ना तो सिख धर्म के, ना गुरुओं के उपदेश के, किसी के भी साथ ये सही नहीं है। ये सब उससे विपरीत है। हम हमेशा ही अपनी धर्म के मुताबिक जो हमारे ईथोस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसके मुताबिक ही कुछ भी करने में यकीन रखते हैं। लेकिन चंद लोग हैं जो अपनी राजनीति और दुकान चलाने के लिए आज हमारे बच्चों को आईसिस की तरह पेश कर रहे हैं। इससे हमारी दुनिया भर के अंदर सिखों के खिलाफ एक नैरेटिव बन रहा है। पूरे देश और दुनिया के अंदर सिखों को एक इस तरह के भयानक रूप में दिखाया जा रहा है, जिससे हमारे देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर छवि खराब हो रही है। जहां हम देशवासी इसके लिए कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, वहां हम विदेशों में बैठे सिखों से भी आग्रह करते हैं, आपको इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। ये आपके बच्चों के दुश्मन हैं, ये आपके बच्चों को आज तालिबानी का रूप पहनाकर दिखा रहे हैं, ये आपके सके नहीं हैं। ये आने वाले दिनों में आपके बच्चों के लिए ऐसी जहर उगल देंगे, ऐसे ऐसे हालात बना देंगे, आपको दुनिया भर में नफरत की नजरों से देखा जाएगा। ये चंद लोग भारत का विरोध करते करते हमारे सिखों का इतना नुकसान कर देंगे कि हम आने वाली हमारी कई पुश्तें इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगी। मैं इस घटना की सख्त कड़े शब्दों में, हम सभी देशवासी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो जैसे कि आपने बलजिंदर सिंह सिरसा को सुना, वहीं आपको बता दें कि कनाडा के कैनस्क में पीएम मोदी द्वारा G7 समिट में शामिल होंगे। पीएम मोदी के कनाडा पहुंचने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया जो है मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर शिखर कनाडा जो है पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी साइप्रस दौरा खत्म कर कनाडा आज पहुंच जाएंगे। ये कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ पहली मुलाकात भी करेंगे। जनवरी 2025 में जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफा देने के बाद 14 मार्च को मार्क कार्नी कनाडा के नए पीएम बने थे। जस्टिन ट्रूडो के वक्त भारत कनाडा के संबंधों में खटास आई थी। भारत को G7 समिट का न्योता समिट शुरू होने से ठीक 10 दिन पहले मिला था। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की समिट के इतर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ये पहली मुलाकात बताई जा रही है। वैसे में भारत और कनाडा के रिश्ते संभलेंगे, आने वाले समय में ये रिश्ते जो है थोड़े बेहतर होंगे, इस तरीके की उम्मीद जो है लगाई जा रही है कि इस रिश्तों में सुधार होगा और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। आपको बता दें कि एक्टिंग इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा है चिन्मय नायक, उनका बयान सुनिए। So as you are aware, Honorable Prime Minister of India has been invited to attend the G7 2025 summit as an outreach guest country by the Right Honorable Prime Minister of Canada, Mr. Mark Carney. This is the 6th consecutive time India is coming to G7 as a guest country, which itself speaks for India's importance on the world stage today. In this particular G7, India will be speaking about energy security, innovation, new technologies like AI, quantum, etc., which are contemporary topics which affect all of us, and our views will definitely be noticed, I'm sure. In addition to that, there will be bilaterals on the sidelines. As you know, the G7 countries and also some other outreach countries are also here in Calgary, and there will be interactions on that front as well. That also includes meeting with Right Honourable Mark Carney, Prime Minister of Canada as well. Regarding how Canada is going to welcome Prime Minister Modi, how excited is the diaspora as well? If you can share your thoughts on that. Oh, absolutely. As soon as the visit was announced, we have been getting feedback from all over the Indo-Canadian community across Canada. As you know, there's 1.8 million Indo-Canadian diaspora here, and they are excited, they are full of energy, and they have been expressing themselves in various forms. I would invite you to see our social media handles and see for yourself. तो चिन्मय नायक का अपने बयान सुना। उन्होंने भारत कनाडा के बेहतर रिश्ते की उम्मीद जताई, साथ ही साथ कहा कि लोगों में काफी एक्साइटमेंट है पीएम मोदी से मुलाकात करने को लेकर। वहीं आपको बता दें कि फॉर्मर डिप्टी एनएसए हैं पंकज सरन, उनका भी भारत कनाडा के रिश्ते पर जो है बयान है। G7 he's been a regular invitee. India has been a regular invitee even before he became Prime Minister, even in the pre-Modi era.
India was an invitee. So I think the invitation is a recognition of a reality which everyone accepts today, which is that you actually cannot discuss the state and the future of the global economy without India. It's not just because we are the largest country in the world or the fourth largest economy, going on to be the third largest, but also because you cannot have any solution to any global problem without India. I mean, that's the new reality. So it reflects that objective condition of the current global order. That's the first thing. Second thing is, I think people also appreciate the fact that this current Prime Minister has been in office for 10, 11 years. He commands the majority and the national support of the people of India. His voice is important as a person, as a leader. The problem is that today, the global economy is in a very fragile condition. We have far too many disruptions, far too many conflicts, far too many uncertainties, which are not good for the global economic outlook. And in the middle of all this, the fact that India is the fastest growing major economy, although it is 6.3 or 6.6 and we want to be higher, but still it is the fastest growing. So there is a lot to be said about India bringing some equities on the table to firstly discuss the problem, to contribute to solutions to this global uncertainty and a generally unfavorable outlook for global growth. So I think if all these countries can work together and come out with some prescriptions and let's say cool down tensions globally, that will be very good. And India must always be a part of the solution, never a part of the problem. And so, which is why, we have been invited despite all the bilateral problems with Canada, because the G7 feels that they need to have India on their side. And so I would say, to sum up, the outcome should be a solid statement of confidence in the global economy, some concrete steps to reduce economic and political tensions and trade tensions and weaponization of tariff, finance, investments. And number 4, to send a strong signal to the world that economic growth, development, inclusive, sustainable, is critical for humanity. So if some powerful statement comes out, I would say that would be good. तो आपने तमाम बयान सुने हैं और हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।